तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और सिस्टम बनाने का काम करती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इंपॉर्टेंट कंपनी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये कंपनी आती है। और आज की ये जो वीडियो है ये हम हमारे एक सब्सक्राइबर मिस्टर दुर्गेश की रिक्वेस्ट पे बना रहे हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके हिसाब से किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम और उस कंपनी का पूरा नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी वीडियो बना करके हम आपको रिप्लाई दे सकें। और अब बात करें अपनी कंपनी की, तो BEL जो है ये काफ़ी पुरानी कंपनी है। 1954 में कंपनी बनी थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसका काम जो मेन था वो था इंडियन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक नीड्स को पूरा करना। जितने भी हमारे आर्म फोर्सेज हैं, चाहे वो थल सेना है, वायुसेना है या नेवल सिस्टम है, उनके लिए जो भी उनको रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की, सिस्टम्स की, कंपनी को उन सिस्टम को डेवलप करने के लिए, उन इक्विपमेंट्स को डेवलप करने के लिए बनाया था, जिससे जो इंडिया है वो अपनी एक डिपेंडेंसी बना सके, बाहर से इंपोर्ट करके या चीज़ों को नहीं लेना पड़े, उसके लिए कंपनी बनाई थी। और बात करें आज की डेट में, तो आज की डेट में BEL जो कंपनी है ये मल्टी प्रोडक्ट और मल्टी टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि बहुत सारे अलग टाइप के प्रोडक्ट्स और सिस्टम डेवलप करती है और सप्लाई करती है इंडियन आर्म फोर्सेस को। तो कौन कौन से एरियाज में कंपनी काम करती है, तो कंपनी रडार्स बनाती है, उसके अलावा फायर कंट्रोल सिस्टम्स हैं, मिसाइल सिस्टम्स हैं, उसके बाद कम्युनिकेशन एंड C4I जो सिस्टम्स होते हैं वो कंपनी डेवलप करती है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंपनी बनाती है, और एवियोनिक्स यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एविएशन में, एयरक्राफ्ट में यूज होते हैं, कंपनी वो भी डेवलप करती है। साथ साथ नेवल सिस्टम कंपनी बनाती है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम कंपनी डेवलप करती है, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स है, टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स और गन अपग्रेड्स, इस तरह के सारे एरियाज में कंपनी काम करती है। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है डिफेंस के लिए भी और इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी। बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की, तो कंपनी उसमें 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और साथ साथ 2 रिसर्च सेंटर भी कंपनी चलाती है। उसके बाद करें कंपनी की ऑर्डर बुक की, यानी कंपनी के पास जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो भी इसको पूरे करने हैं, तो अभी करंट ऑर्डर बुक है कंपनी के पास 65,000 करोड़ की। तो काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स ऑलरेडी कंपनी के पास में हैं जो डिफेंस सिस्टम उसको डेवलप करके, इक्विपमेंट डेवलप करके डिलीवर करने हैं। और 20,000 करोड़ के आसपास की एक्सपेक्टेशन है जो अगले साल में उसको मिलने वाले हैं। अभी कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस इंप्रूव हो रहा है। उसके 2 मेन रीज़न है। एक तो है कि आत्मनिर्भर भारत जो है मिशन गवर्नमेंट ने चलाया है कि उसको इंपोर्ट कम करना है और अपनी जो लोकल कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना है। उसके लिए उन्होंने जो डिफेंस सिस्टम है उनके बजट को भी बढ़ाया। तो बजट बढ़ाने की वजह से और साथ साथ आत्मनिर्भर बनने की वजह से काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स कंपनी को मिल रहे हैं। डिफेंस वालों का बजट इंक्रीज होगा तो उतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स खरीदेंगे और वो इक्विपमेंट खरीदने के लिए इन्हीं कंपनी के पास में ऑर्डर्स आएंगे। तो इसलिए काफ़ी अच्छा बिजनेस है और आने वाले नियर फ्यूचर में हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि काफ़ी अच्छे रेवेन्यू कंपनी के आएंगे। जो ऑर्डर हैं वो कंपनी को डिलीवर करेगी तो अच्छा पैसा कंपनी कमाएगी और साथ साथ प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। दूसरी बात करें, प्राइवेट सेक्टर से कंपनी को जरूर कंपटीशन आता है इस तरह की चीज़ों में, लेकिन कंपनी आप देखा बहुत पुरानी कंपनी है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। और साथ साथ बात करें तो कंपनी के जो रिसर्च डेवलपमेंट की कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है। उसकी वजह से कंपनी लेटेस्ट जनरेशन के प्रोडक्ट बनाती है और काफ़ी कॉम्पिटिटिव पोजीशन कंपनी मार्केट में प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से भी होल्ड करती है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स के बारे में। और सबसे पहले जो कंपनी स्ट्रेंथ है वो है डोमिनेंट सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स टू इंडियन डिफेंस फोर्सेज। सबसे ज़्यादा जो डिफेंस के फोर्सेज के जो भी इक्विपमेंट्स बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो यही कंपनी बनाती है और ज़्यादातर जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो सबसे सप्लाई इसी कंपनी से लेते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको ऑर्डर्स प्रोवाइड करती है और ये उसको पूरा करके देते हैं। इसलिए देखा जाए तो गवर्नमेंट की कंपनी बनाने वाली है और गवर्नमेंट की एजेंसी जो उस प्रोडक्ट्स को खरीदने वाली है। तो इसलिए काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर कंपनी का है। लगभग 85% के आसपास इलेक्ट्रॉनिक्स यही सप्लाई करती है सारी डिफेंस फोर्सेस को। उसके बात करें तो गवर्नमेंट की जो स्टेक है 51%, काफ़ी अच्छा स्टेक गवर्नमेंट होल्ड करती है। तो इसलिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट है गवर्नमेंट का, इसीलिए काफ़ी अच्छी सेल्स और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कंपनी जनरेट करती है। फिर बात करें दूसरी की स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रॉन्ग पेंडिंग ऑर्डर बुक। जैसे मैं बात की थी कि 65,000 करोड़ तो ऑलरेडी ऑर्डर पेंडिंग है कंपनी के पास जो उसको डेवलप करके डिलीवर करने हैं और 20,000 करोड़ आने वाले हैं। उसका रीज़न वही है कि 2024 का जो बजट है डिफेंस का वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 6.7% से इंक्रीज करा है। तो ज़्यादा पैसा आर्म फोर्सेस को मिलेगा तो ज़्यादा इक्विपमेंट्स वो खरीदेंगे, उतने ज़्यादा ऑर्डर्स कंपनी को मिलेंगे। इसलिए काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आने वाले टाइम में दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन कंपनी होल्ड करती है आने वाले सेल्स के हिसाब से। उसके बाद करें
तीसरी इसकी की स्ट्रेंथ की तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रोफाइल है। कंपनी का फाइनेंशियल प्रोफाइल काफ़ी अच्छा है। जैसे बात की कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके अलावा बात करें तो कंपनी बोरोइंग भी कोई नहीं होल्ड करती। कंपनी ने कोई डेट नहीं लिया हुआ, कोई लोन नहीं है, कोई इंटरेस्ट पेमेंट का कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल सारा अपना पैसा है और इसी वजह से लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है कंपनी के पास में, पैसा काफ़ी अच्छे से अवेलेबल है। दूसरा जैसे बात की थी ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी अच्छे से कंपनी के जो फाइनेंशियल वो चल रहे हैं, क्योंकि लगातार गवर्नमेंट जो है बजट बढ़ाती जाती है अपनी डिफेंस फोर्सेस के लिए, तो कंपनी के सेल्स भी काफ़ी अच्छे इंक्रीज हुए हैं पिछले 4-5 साल के अंदर। उसके बाद में चौथी कंपनी स्ट्रेंथ जो है वो है फोकस ऑन R&D। कंपनी बहुत ही अच्छी R&D फैसिलिटीज होल्ड करती है, काफ़ी अच्छा पैसा अपनी रिसर्च डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करती है, इसलिए काफ़ी अच्छे एडवांस इक्विपमेंट कंपनी बना पाती है। अगर हम बात करें तो कंपनी जो है BEL लिमिटेड ये 3 लेयर का R&D स्ट्रक्चर होल्ड करती है। उसमें पहला है सेंट्रल रिसर्च लैबोरेटरीज, दूसरा है प्रोडक्ट डिजाइन एंड इनोवेशन सेंटर्स, फिर तीसरा है डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग। इस तरह से कंपनी 3 लेयर का अपना R&D स्ट्रक्चर होल्ड करती है। उसकी वजह से काफ़ी अच्छे एडवांस और लेटेस्ट जनरेशन के अपनी प्रोडक्ट बनाती है, और लेटेस्ट जनरेशन के प्रोडक्ट होते हैं इसलिए वो मार्केट में अच्छे से बिकते हैं, तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी मैनेज रहती है। बात करें तो कंपनी की जो भी सेल्स और रेवेन्यू आते हैं उसका 7 से 9% का पैसा अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कंपनी खर्च करती है, इसलिए जो कंपटीशन है उससे कंपनी को एज मिलती है, काफ़ी एडवांस और अच्छे प्रोडक्ट कंपनी डिलीवर कर पाती है अपने कस्टमर्स के लिए। तो साथ से बात करें तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ कंपनी होल्ड करती है यहाँ पे मार्केट के अंदर। तो अभी हमने कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं कंपनी की वीकनेस के बारे में। और कंपनी की जो मेन वीकनेस है वो है हाई डिपेंडेंसी ऑन डिफेंस सेक्टर एंड लो एक्सपोर्ट रेवेन्यू। हमने देखा कंपनी डिफेंस सेक्टर में काम करती है तो वही उसकी स्ट्रेंथ भी है और वही उसकी वीकनेस भी है। जैसे हमने बात की थी कंपनी का जो गवर्नमेंट ने बजट बढ़ाया है, अगर गवर्नमेंट कल को बजट कम कर देगी अपने डिफेंस सिस्टम के लिए तो उतने ज़्यादा उनको पैसा कम मिलेगा और उसी का इफेक्ट इस कंपनी के ऊपर भी आएगा, क्योंकि 85 to 90% जो है वहीं पे डिलीवर होता है कंपनी का प्रोडक्ट्स। तो अगर आर्म फोर्सेस को पैसा कम मिलेगा तो वो ऑर्डर भी कम करेंगे, तो उसका रिवर्स इफेक्ट इस कंपनी की सेल्स पे आएगा, प्रॉफिट पे आएगा। दूसरी बात, सारी डिपेंडेंसी जो है वो इंडियन बिजनेस पे ही है, कंपनी कोई खास एक्सपोर्ट भी नहीं करती। तो अगर कोई भी चीज़ें चेंज होंगी गवर्नमेंट की पॉलिसीज में तो उसका इफेक्ट इस कंपनी पे आ सकता है, कि अगर बजट कम हो गया या कोई नॉर्म चेंज हो गई कि हमें प्राइवेट सेक्टर से खरीदना है, वहाँ से सस्ता पड़ रहा है, या उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी अच्छी डेवलप कर दी, तो उस तरह की एक जो मेन वीकनेस है वो है। दूसरी बात, वीकनेस तो है लेकिन फिर भी कंपनी काम कर रही है। अभी कंपनी ने क्या है कि डिफेंस के अलावा सिविल के जो इक्विपमेंट्स हैं उस पर भी काम करना शुरू कर रहे हैं, उसको भी डेवलप करना शुरू कर दिया है। साथ साथ कंपनी ने अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए ऑलरेडी 5-6 कंट्रीज में जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं इंडिया के साथ में, वहां पे अपने ऑफिस बनाने शुरू कर दिए हैं, जिससे कंपनी अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर सके। कौन कौन सी कंट्रीज हैं उसमें श्रीलंका है, म्यांमार है, ओमान है, वियतनाम है। इन कंट्रीज में कंपनी ने अपने ऑफिस बनाने शुरू कर दिए हैं, जिससे वहां की जो मार्केट है उसको अच्छे से कैटर कर सके। तो इस तरह से कुल मिला के अगर हम कंपनी के ओवरऑल बिजनेस प्रोफाइल को देखें तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है प्रोडक्ट वाइज, क्योंकि जैसे हमने बात की गवर्नमेंट की कंपनी है और गवर्नमेंट को ही माल बेचना है, तो खुद ही सप्लायर है और खुद ही बायर है एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा अश्योर्ड बिजनेस है, कंपनी के प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे रहते हैं, मार्जिन भी अच्छा है, क्योंकि पहले से ही देखें तो ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी कंपनी उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। साथ साथ कंपनी अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए और सिविल जो सेक्टर है उसमें भी एंट्री करने के लिए अपने जो एफर्ट्स वो कर रही है। तो काफ़ी स्टैब्लिश बिजनेस है पहले से ही, और साथ साथ कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। तो इस हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छी कंपनी बिजनेस वाइज दिखाई दे रही है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। और मैं बता दूं किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैं यूज़ करता हूं पिछले 5 साल का डेटा, जिससे हमें कंपनी में काफ़ी अच्छे से नॉलेज मिल जाती है। और यहाँ पे देखें पिछले 5 साल कंपनी का डेटा, तो सबसे पहला जो पैरामीटर चेक करते हैं वो होता है कंपनी का सेल्स या रेवेन्यू। और यहाँ देखें तो 2019 में कंपनी के रेवेन्यू थे 12,164 करोड़ रुपए, जो कि अब 2023 में बढ़ के 17,734 करोड़ हो गए हैं। और लगातार पिछले 5 साल से हर साल कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं। उसका रीजन हमने आपको बताया था कि गवर्नमेंट अपना बजट बढ़ाती है डिफेंस के लिए, तो उनका इफेक्ट सीधे सीधे इस कंपनी से आता है, काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिलते हैं, उस वजह से कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज होते रहते हैं। अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो पिछले 5 साल में 11% की काफ़ी अच्छे CAGR से कंपनी ने अपनी सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। उसके बाद बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और यहाँ पे देखोगे तो पिछले 5 साल से लगातार कंपनी 22-23% का काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज कर पा रही है। इन्फ्लेशन भी होती है, सारी चीज़ होती है, लेकिन फिर भी कंपनी का मार्जिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और स्टेबल है। उसका रीजन क्या है, जो हमने बात की थी, कंपनी एडवांस इक्विपमेंट्स बनाती है, उसको प्राइसिंग मिलती है, तो कंपनी इसलिए अपना प्रॉफिट भी अच्छे से मैनेज कर पाती है।
अगर हल्के इक्विपमेंट्स होंगे तो उनको डिस्काउंट देके बेचना, वो सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ बात करें तो कंपनी अच्छी R&D फैसिलिटीज होल्ड करती है, इसलिए अच्छे इक्विपमेंट बनाती है और अच्छा पैसा उसको मिलता है उनके बदले में। उसके बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हम पैरामीटर चेक करते हैं नेट प्रॉफिट। और यहाँ देखें तो 1900 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट था 2019 में, जो कि अब बढ़ के लगभग 3000 करोड़ रुपये हो गया है। और लगातार यहाँ भी हर साल कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी की बात करें तो कंपनी अपनी सेल्स भी इंक्रीज कर रही है और साथ साथ प्रॉफिट भी अच्छे से इंक्रीज हो रही है। तो ऐसा नहीं कि डिस्काउंट देकर सिर्फ रेवेन्यूज इंक्रीज हो रहे हैं, नहीं, कंपनी प्रॉफिट को भी साथ में लेकर चल रही है। बल्कि बात करें CAGR की तो प्रॉफिट 16% के CAGR से बढ़ा है और जो सेल्स थी वो 11% के CAGR से बढ़ी थी। तो सेल्स से ज़्यादा कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है, इस समय दिखाई दे रहा है। कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस होल्ड करती है, स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन है, इसलिए जो अच्छे प्रॉफिट्स हैं वो कंपनी को मिल रहे हैं यहाँ पे। उसके बात करें कंपनी के फ्री कैश फ्लो की, तो यहाँ पे देखोगे आप पिछले 5 साल में लगातार हर साल कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है, कभी भी नेगेटिव में नहीं गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस समय क्या पता लग रहा है कि कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा बार बार पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो भी वो पैसा कमाती है वो उसको अपने पास रख पाती है एज एन फ्री कैश फ्लो। तो ये भी काफ़ी अच्छा साइन है, कंपनी पैसा कमाती भी है और उसको अपने पास भी रख पाती है। ऐसा नहीं है कि बार बार वो पैसा उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में या दूसरे कामों में लगाना पड़ता है। तो फ्री कैश फ्लो के हिसाब से काफ़ी अच्छी कंपनी है। उसके बाद करें कंपनी के डिविडेंड पे आउट परसेंटेज की, तो बहुत ही बढ़िया डिविडेंड देने वाली कंपनी है। पिछले 5 साल लगातार 46%, 44%, 45% की एवरेज से हर साल कंपनी डिविडेंड दिया है। तो उन लोगों के लिए भी अच्छी कंपनी है जो चाहते हैं कि हम ऐसी कंपनी इन्वेस्ट करें जो हमें थोड़ा डिविडेंड भी देती रहे और हमें कुछ पैसा हर साल मिलता रहे। तो उस हिसाब से देखें तो डिविडेंड देने वाली बहुत ही अच्छी कंपनी है। उसके बाद बात करें कंपनी के अगले पैरामीटर की, तो अगला पैरामीटर है डेट बाय इक्विटी रेशियो। इस समय यह पता लगता है कंपनी ने लोन कितना लिया हुआ है और अपना कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। और यहाँ पे देखें तो इस कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशियो है 0 का, यानी कंपनी ने कोई भी लोन नहीं लिया हुआ, सारा का सारा पैसा अपना है, इक्विटी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो कंपनी को कोई इंटरेस्ट का बर्डन नहीं आएगा, कोई पैसे वापस करने की दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। काफ़ी अच्छे से कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी अपना होल्ड कर रही है और बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है ये। उसके बाद बात करें कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की। रिटर्न ऑन इक्विटी से हमें यह पता लगता है कि कंपनी का जो इन्वेस्टर है उसके साथ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कंपनी उसके पैसे पर कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। और यहाँ देखें तो बहुत ही बढ़िया एक्सीलेंट कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 23% का। 15% या उससे ज़्यादा किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी होता है उसको काफ़ी अच्छी माना जाता है, और इस कंपनी का 23% रिटर्न ऑन इक्विटी है तो बहुत ही बढ़िया नंबर है। और सिर्फ पिछले साल की बात नहीं है, पिछले 5 साल के हम एवरेज देखें तो 21% का बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी होल्ड करती है। तो डेट भी कोई कंपनी होल्ड नहीं करती और रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है। तो बात करें कंपनी के सारे फाइनेंशियल्स के एक ओवरव्यू की, तो बहुत ही बढ़िया एक्सीलेंट फाइनेंशियल कंपनी होल्ड करती है। हमने अच्छे से देख लिया, कंपनी की सेल्स भी इंक्रीज हुई है, प्रॉफिट भी अच्छे से इंक्रीज हुआ है, फ्री कैश फ्लो भी है, सारे ही फैक्टर पॉजिटिव हैं, कोई डेट नहीं है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है। तो कुल मिला के बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल आज की डेट में कंपनी होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की, कि जो मार्केट शेयर आज में प्राइस चल रहा है शेयर्स का, वो अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते मिल रहे हैं या फिर महंगे मिल रहे हैं, ये इस वैल्यूएशन थ्रू हम पता करेंगे। और मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो के ऊपर वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। क्योंकि फ्री कैश फ्लो ही एक कंपनी असली कमाई होती है, क्योंकि वो कैसा है, फ्रीली अवेलेबल है। उसको एक इन्वेस्टर है, एक ओनर उस पैसे को अपने घर लेके जा सकता है। अब बिजनेस को उस पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। जबकि अगर हम उसको नेट प्रॉफिट पे वैल्यू करेंगे तो नेट प्रॉफिट में क्या है, वो सिर्फ बुक्स में अवेलेबल है। हो सकता है वो सारा पैसा कंपनी को रिसीव हुआ हो, ना हुआ हो, कोई बैड डेट्स हो गए हो, या फिर वो पैसा फिर से कंपनी को अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए उसमें इन्वेस्ट करना पड़े। लेकिन फ्री कैश फ्लो क्या मतलब है कि जो बिल्कुल फ्री है, उसको बिजनेस को अब उस पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम उसी फ्री कैश फ्लो पर ही कंपनी को वैल्यू करते हैं। और यहाँ हमने फ्री कैश फ्लो का डेटा चेक किया था, तो पिछले 3 साल का फ्री कैश फ्लो देखें तो 2021 में था 4,624 करोड़ रुपए, 2022 में 3,653 करोड़ रुपए और 2023 में 676 करोड़ रुपए। अब क्योंकि अलग अलग फिगर है तो पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो के हम एवरेज ले लेते हैं, और पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो की एवरेज जो आ रही है वो आ रही है 3,000 करोड़ रुपए। और इस 3,000 रुपये फ्री कैश फ्लो के हिसाब से जो पूरी कंपनी की वैल्यू बनती है वो आती है 1,50,000 करोड़ रुपए। यानी कि अगर हमें 3,000 करोड़ रुपए एवरेज हर साल कमाना है तो BEL लिमिटेड कंपनी में हमें 1.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। तो हो गई पूरी कंपनी की वैल्यू, फेयर वैल्यू। अब इसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके पर शेयर की वैल्यू निकालेंगे, जिससे हम उसको कंपेयर कर सकें करंट मार्केट शेयर से। तो बात करें तो अब नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करने के बाद जो कंपनी की फेयर वैल्यू आ रही है 200 रुपये पर इक्विटी शेयर की।
तो अगर हम 200 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से BEL लिमिटेड कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पर खरीदेंगे, ठीक, कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है तो उसके हिसाब से इतनी वैल्यू बनती है। लेकिन किसी भी कंपनी को हम पूरे पैसे देके फेयर प्राइस पे या उसको और वैल्यूशन में हम खरीदते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया है, फ्री कैश फ्लो चेक किया है, बाकी सारी चीज़ चेक की है, वो सब क्या है, पास रिकॉर्ड है। हो सकता है फ्यूचर में ऐसा हो ना हो, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, कोई कंपटीशन आ सकता है, कोई गवर्नमेंट चेंजेस हो सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं, तो आने वाले 10 साल में 15 साल में क्या होगा हमें नहीं पता। और हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह इन्वेस्ट करते हैं तो उसको अच्छे से कंपनी को देख के, ठोक बजा के, चेक करके तभी हम इन्वेस्ट करना है और तभी हमें आने वाले टाइम में फायदा भी होगा। 2-4-6 महीने में बेचना है तो कुछ भी हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन बात करें तो लंबे टाइम में क्या होता है, जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होता है वैसे ही उसी रेशियो में कंपनी का शेयर प्राइस भी इंक्रीज होता है। तो हमें पहले से ही कंपनी सस्ती खरीदनी है। तो सस्ती खरीदने के लिए कौन सा जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। उसका मतलब है कि जो भी कंपनी का फेयर वैल्यू है उसके 50% या उससे नीचे पे कंपनी को खरीदने की कोशिश करो, जिससे जो भी हमारे आने वाले रिस्क हैं उसको हम अच्छे से मैनेज कर सकें और सस्ते दाम पे कंपनी को खरीद सकें। तो अभी हमने कंपनी की फेयर वैल्यू निकाली 200 रुपये पर इक्विटी शेयर, उसका 50% या मार्जिन सेफ्टी हो गया 100 रुपये। तो अगर हम 100 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से BEL लिमिटेड कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो हम अपने जो आने वाले रिस्क हैं उसको अच्छे से मैनेज कर लेंगे और साथ साथ सस्ते दाम पे भी खरीद लेंगे। तो ये हो गया हमारा प्राइस जो हमें ठीक लग रहा है आज की डेट में कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की कि आज की डेट में एक्चुअल शेयर प्राइस क्या चल रहा है। तो बात करें आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 192 रुपीज़, यानी 200 रुपये के आसपास चल रही है और फेयर वैल्यू भी हमने 200 रुपये ही निकाली थी। तो उस हिसाब से देखें तो इस शेयर प्राइस हिसाब से कंपनी फेयरली वैल्यूड है, ना कंपनी ओवर वैल्यूशन में है ना कंपनी अंडर वैल्यूशन में है। लेकिन जैसे बात की थी कि अगर फेयर वैल्यू पे है तो भी हम कंपनी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए तभी हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। अब बात है कि कंपनी अंडर वैल्यूशन में क्यों नहीं है, क्योंकि सबको पता है कंपनी अच्छी है, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी मालूम है और जैसे मोदी गवर्नमेंट आजकल चल रही है और मोदी जी काफ़ी सारे काम कर रहे हैं तो काफ़ी कॉन्फिडेंस भी लोगों का बढ़ा है सरकारी कंपनियों के ऊपर। तो इस वजह से भी शेयर प्राइस थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है। और दूसरी बात करें तो ऑलरेडी मार्केट भी ऊपर चल रही है, शेयर मार्केट में ओवरऑल ही निफ्टी सेंसेक्स सब हाई चल रहे हैं, तो सारी ही कंपनियों के रेट बढ़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे रहने वाला है। अब हमने सारी मेहनत करी, सारा डेटा चेक किया, सब किया, लेकिन कंपनी फेयरली वैल्यू है, मार्जिन सेफ्टी अवेलेबल नहीं है, तो अभी हम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी मेहनत बेकार जाएगी, इस कंपनी को हम अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे और फिर जब सही समय आएगा, सही प्राइस में कंपनी मिलेगी तब हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। अभी से मेहनत करने का क्या फायदा है कि अभी से हम पहले से अपने पास लिस्ट बना के रखेंगे कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना है। तो जब मार्केट गिरेगी या कोई टेम्परेरी कंपनी प्रॉब्लम आ जाए या लोगों के सेंटिमेंट कम हो जाए तो शेयर प्राइस कम होगा, तब हम इस तरह की कंपनीज में एंट्री ले लेंगे। तो ऐसा नहीं कि सारी मेहनत करें हमारी जो बेकार जाएगी, नहीं। दूसरी बात कि और बहुत सारी कंपनीज हैं जो मार्जिन सेफ्टी अवेलेबल हैं, अच्छा बिजनेस है, हम उन कंपनीज को चेक कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस जो कंपनी का जो है हम अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे और सही समय पर इन्वेस्ट करेंगे। तो ये तो बात होगी उन लोगों के लिए जो अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट किया है तो आप देख ही रहे हो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी का ऑर्डर भी अच्छे हैं और आने वाला फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अगर आपने इसके शेयर खरीदे हैं तो बिल्कुल उसको होल्ड करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बेचने की जरूरत नहीं है। तो इससे बात करें तो कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, फाइनेंशियल अच्छे हैं, सब चीज़ अच्छी हैं, लेकिन हम इसको अभी होल्ड करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए और जब सही प्राइस में मिलेगी तभी इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे।